सड़कों पे खुले आकाश के नीचे कैलाश बाबू और नरेंद्र सिंह 2 दिन बैठ जाएंगे ना, तीसरे दिन एम्स में भर्ती होना पड़ेगा, गारंटी करता हूँ। गुजरात दंगे के दौरान असंख्य लोगों को उसने मौत की नींद सुलाया एटीएस के थ्रू। दिल्ली में भी यही करना चाहता था वो, 2020 की बात बता रहा हूँ। हमारे हाथ से फिसला हुआ वोट एक व्यक्ति को कितना ताकतवर बना देता, आप देख रहे हैं। सारा देश सड़कों पे है, कोई कान पे जू नहीं रेंग रही उसकी। जितने भी निर्णय लिए, नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370 और फिर ये किसानों का बिल, इसमें आपको देशभक्ति की भावना दिख रही है। सारा वोटों का ध्रुवीकरण है साहब। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं स्वामी हर्षानंद जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जी। हर्ष और वाटिका की बात करते हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के अंदर आप कहाँ हर्ष देख रहे हैं वह बताएं। देखिए, भारत की आत्मा जो है गांव में रहती है जी। गांव समृद्ध होंगे तो ये भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील होगा। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए देश 47 में आज़ाद हुआ, 73 सालों बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। किसान की स्थिति ठीक वैसी ही है। भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, हम पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो इस पूरे आंदोलन को प्रकृति स्वयं संचालित कर रही है। उसका कारण है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुकी है। अगर सरकार होती तो 2 घंटे में आके इस समस्या का निराकरण कर देती। उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, खुले आकाश के नीचे किसान लोग मर रहे हैं, संत महात्मा आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ प्रकृति स्वयं आई है और वो चाहती कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो। क्या कारण है कि सरकार तमाम समझाने का बात काम कर रही है किसानों को, पर किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि किसानों को लेकर तमाम नेता निकले हुए हैं कि किसानों को ये बिल बहुत सुंदर है और किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ गलतफहमी है। मैं पहले ही कह चुका कि किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं, वो अपना घर कैसे चलाएगा। मेरा ये कहना है कि इसके साथ साथ एक चीज़ और उसमें जोड़ी जाना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो स्वामीनाथन आयोग साफ कह चुका था कि अगर हम इस दयनीय हालत को सुधारना चाहते हैं तो हमें किसान को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना ही होगा। उस पर कोई काम नहीं हुआ। और ये जो है कारपोरेट घराने के लिए तो ऐसी स्थिति है। देखिए, गेहूं का सरकारी निर्धारित मूल्य 2000 से कम है। आज बाजार में एक आम ग्राहक आटा खरीदने जाता है तो उसको 50 रुपये आटा मिल रहा है, तो ये 30 रुपये कहाँ जा रहे हैं? 2 रुपये पिसाई समझो, तब भी 28 रुपये पर केजी पर बीच का बिचौलिया खा रहा है। आप कह रहे हो बिचौलिया खत्म करना है तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करो ना। यही तो किसानों की मांग है। सरकार लगातार बोल रही है कि किसान इस बिल के आने से, इस कानून के आने से मजबूत हो जाएंगे और उनकी आमदनी भी डबल हो जाएगी। नहीं, देखिए, आप ये नैरेटिव चला रहे हो अपनी मीडिया के थ्रू, और जो आप चाहते थे आपने तो सिद्ध कर दिया। गौतम अडानी जी के सारे देश में अलग अलग जगह पहले से सारे स्टोरेज बन रहे हैं। मतलब नियम बाद में आया, काम पहले चालू हो चुका है। गौतम अडानी 2000 में एक टेंट का धंधा करता था गुजरात भुज में, और जब से नरेंद्र भाई का पार्टनर बना, अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इन्होंने हमारा आपका धन कस्टम के जरिए सब्सिडी का, सरकारी योजना का चोरी किया और इस धन के बल पे इस सत्ता को इन्होंने अपना फैला लिया। अब इन्होंने इसको पूरा प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दिया। ये गलत है। भारतीय संविधान एक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए, एक ऐसा लोकतंत्र जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा, डाइवर्सिटी में यूनिटी, जो प्रकृति का संदेश है। हम भारतीय ऋषियों के संतान हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय संविधान आया था, उसके धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। देखिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, ये कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका IAS IPS जो हर जिले पे तैनात किए जाते हैं, UPSC के थ्रू आते हैं, ये व्यवस्थापिका है। और अगर ये दोनों गलती करते हैं तो उस पर न्यायालय अंकुश लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। न्यायालय की हालत क्या कर दी इन्होंने? तो सोचना पड़ेगा ना। जब लोकतंत्र की जड़ों पे आप तेजाब डाल रहे हो तो फिर साधु का धर्म क्या है? हमने ये सेफ्रॉन कलर पहन रखा है सूर्य की पहली और अंतिम किरणों को। हमारा धर्म समाज को प्रकाशित करना कि हम लोकतंत्र को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ों पे हम तेजाब डाल रहे हैं। अगर हम लोकतंत्र को नहीं बचाएंगे तो आपका हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से जनता के लिए। अब ये कह रहे हैं खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है। अरे भाई, सारी एजेंसियां आपके पास है ना।
डालिए आप, सर्जिकल स्ट्राइक करके बम डाल के ख़त्म करिए आप। अगर आपको लगता है आपकी एजेंसियां और आपको रिपोर्ट कर रही है कि सब गलत लोग हैं, तो आप बम डाल के ख़त्म करिए कहानी को, अपना नाचे कूदे मस्त रहे आप। अगर आप चाहते हैं कि देश सिर्फ आप ही चलाएंगे, इतना बड़ा देश और इनकी कोई अहमियत नहीं है देश में, तो ख़त्म करो काम को। आप क्यों ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। या तो आप संविधान को मानो, या फिर आप अपना ये बताओ कि हम लोकशाही में विश्वास नहीं करते, हम तानाशाही में विश्वास करते हैं, जो आपके पूरे चरित्र से साफ साफ झलक रहा है। आपने भुज के अंदर आपका लड़की से अवैध संबंध था, आपने उस प्रदीप शर्मा को जेल में सड़ा दिया। आपके कई 88 बैच के IPS IAS कमांडेंट और छोटी छोटी पोस्टों पे बैठे जो आपकी गलतियां जानते थे। आप गुनाह को लगातार बढ़ाते रहे। आपने DG बना दिया BSF का जो हार्डकोर क्रिमिनल राकेश अस्थाना। आपने गौतम को अरबों खरबों का मालिक बना दिया। आप सारे ही आपके जो निर्णय हैं हम देख रहे हैं। मैं बच्चों में, बंदियों में मेरा जीवन समर्पित हो गया। मेरा सपना था बच्चे अच्छे नागरिक बने, कैदी मुख्य धारा में आए। आपने तो सारा देश ही क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया। कितनी पीड़ा की बात है। आप बताइए, जो आदमी CBI का डायरेक्टर आलोक वर्मा जिसको गिरफ्तार करना चाहता था, उसको तो आपने घर बैठा दिया, और एक क्रिमिनल आदमी को आपने DG बना दिया ताकि आप भारत पाकिस्तान का छद्म युद्ध करके फिर देश में भावनाएं भड़का सकें। क्या देश भावनाओं से चलेगा? अगर देश को अगर आप गतिशील रखना चाहते हैं तो आपको किसके साथ कंपेयर करना होगी? पाकिस्तान के साथ? अरे आप कंपेयर करिए जापान के साथ, जर्मनी के साथ, कनाडा के साथ। आप देखिए जापान में 45 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे, 64 में बुलेट ट्रेन आ गई, नो डिले नो एक्सीडेंट। उन्होंने आत्मचिंतन किया, गलतियां सुधारी, नीदरलैंड में जेलें खत्म हो गई। हम कहाँ खड़े हैं? चाइना का एक लेबर। आप लगातार बीजेपी के विपक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन वह बोलते हैं कि 7 साल बेमिसाल बीजेपी की। बात यह है, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात कर ही नहीं रहा हूँ। इस सारे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने अगर लोगों को चांदी की पायजेब में, मुर्गे में, दारू में, थोड़े से पैसे में खरीदा नहीं होता वोटों को, तो ये दृश्य नहीं उभरता। उन्होंने अवेयर ही नहीं किया कि हमारे वोट की ताकत क्या है। हमारे हाथ से फिसला हुआ वोट एक व्यक्ति को कितना ताकतवर बना देता, आप देख रहे हैं। सारा देश सड़कों पे है, कोई कान पे जू नहीं रेंग रही उसके, क्योंकि वो जानता है 2024 में चुनाव आना है। पुलिस का रोज नाम 48 घंटे पीछे चलता, क्या फर्क पड़ने वाला। और ये आंदोलन 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, नई नई समस्याएं होंगी, नई नई बातें होंगी। आदमी की याददाश्त कितनी है साहब? हिंदुस्तान का आदमी पेट से सोचता है, सोचने के लिए दिमाग है, लेकिन वहाँ तक आदमी पहुँचने नहीं देते हैं। ये आदमी को अपाहिज बना के रखना चाहते हैं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे दुनिया में मैं योग का विद्यार्थी हूँ। मैं गारंटी करता हूँ संसार में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इन्होंने तो उसका अस्त्र बना लिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को टारगेट किया, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देश का निर्माण है इसमें। आप बताइए, इन्होंने जितने भी निर्णय लिए, नोटबंदी, लड़खड़ाती GST, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370 और फिर ये किसानों का बिल, इसमें आपको देशभक्ति की भावना दिख रही है। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है साहब। सरकार से मैंने पूछा RTI में कि सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पे कितने साल से बैठे हैं? 4 साल से। आपको पता? बोले हमें पता ही नहीं है। कितने आंदोलन हुए इस देश के अंदर, हर वर्ग ने आंदोलन किया। शिक्षा की फीस घटाने के लिए बच्चों का आंदोलन, सैनिकों का आंदोलन, मुस्लिम भाइयों का आंदोलन। अब तमाम आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार यही बोलती है कि एक मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है, डिजिटल भारत का निर्माण हो रहा है। डिजिटल होता तो 2019 में 39 दिनों तक चुनाव होते। मैं जब पेटीएम से ट्रांसफर करता हूँ पैसा 10 सेकंड लगते हैं। भीम ऐप, UPI ऐप जो भी यूज़ करता हूँ 10 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर देती है। ओला उबर 10 सेकंड में मेरे पास गाड़ी आ जाती है, 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। 39 दिनों तक 2019 में हमने चुनाव किए। तमाशा बना दिया आपने डिजिटल तकनीक को। सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है बच्चा हमारे भारत का, गूगल का CEO आएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो किसान मोर्चे का ये YouTube लॉन्च हुआ है, 1 लाख इसके व्यूवर्स हैं। आप चेक कर लीजिए नेट पे जाकर कितना झूठ बोल रहे हैं। 10 मिलियन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। इन किसानों के, इनकी नींद उड़ चुकी है। ये झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा करना चाहते हैं। और ये डिजिटल वर्ल्ड में भाई साहब 50 रुपये का जेरोक्स आप हिंदुस्तान के किसी कोने में कराओ, अमेरिका में बैठा हुआ हार्डवेयर इंजीनियर बता देगा कौन से टावर के कौन से कनेक्शन से कौन सी मशीन पर ये जेरोक्स हुआ है। कहाँ पहुँच रहे हैं हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? अगर हम चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बने, हमारी सोच भी तो वैसी होना चाहिए। अगर हम योग के जरिए बता सकें कि 2 गलतियां हमें सुधारना है। एक तो दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है।
सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा क्राइम। ये कितना भी पैसा लूट ले कोई गुनाह नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर माँ के गर्भ से अछूत पैदा होता रहा, इससे बड़ा दुनिया में कोई क्राइम नहीं है साहब। माँ के गर्भ से नवजात शिशु पैदा होता है, अगर मेरे हाथ में दे दो, मैं 20 साल में उसको विवेकानंद बना दूंगा। 20 साल के अंदर ट्रेनिंग देके शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनते ही विवेकानंद से कम नहीं है हर नवजात शिशु, उसकी जरूरत है। आप देखिए जापान के अंदर कितना चेंज आ गया। चाइना में हमसे गरीब देश था, वो आईसी की डिवाइस में से एक लेबर 5 कलर फेंकता है, हमारा आईआईटी का टॉपर 2 कलर नहीं फेंक सकता। कहाँ खड़े हम बातें करते हैं, हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं, क्या हमारी तैयारी है वैसी? हम तो देश को खंडित करने में लगे हुए हैं, 2 लोगों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, अधिनायकवाद की ओर देश को ले जा रहे हैं। ये लोकशाही नहीं है, ये तानाशाही है, और इस तानाशाही को प्रकृति स्वयं नष्ट करेगी। भले कितने नैरेटिव चलाते रहे, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन यकीन जानिए मैंने सूर्य की पहली और अंतिम किरणों को पहन रखा है। ये भगवा वस्त्र सनातन संस्कृति का ध्वज है, और जब ये नष्ट हो रहा था, जब मैं शाखा में प्रचारक हुआ करता था 50 साल पहले, तब हमारे साथ बाबा साहब नातोजी, सुदर्शन जी, लाल कृष्ण अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे कहते थे इस संस्कृति को बचाने वाला इस धरती पर कोई है तो सिख कौम है। सिख मतलब सीखने वाला, प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है, वंडचक, सबके साथ लंगर चलाता है। आपने भी आरएसएस ज्वाइन करा हुआ था? मैं प्रचारक रहा हूँ। प्रचारक रहे तो पहले के आरएसएस में और अब के आरएसएस में क्या फर्क? अरे साहब, सारे व्यापारी लोग घुस चुके हैं, हमने तो आटे घोल घोल के पिए हैं। और उस जमाने में हम क्या गीत गाते थे, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। हमारे लोग कहते थे कुशाभाऊ जी, माननीय कुशाभाऊ जी, सुदर्शन जी, जब हमें मौका मिलेगा सत्ता में आने का तो हम कांग्रेस से बहुत अच्छा शासन देंगे और जन जन के भीतर एक नई चेतना जागृत करेंगे और भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जाएंगे। कहाँ खो गया वो भारत? अच्छा, बताया जाता है, आपने बताया आरएसएस है, तो बताया जाता है जो आरएसएस दोबारा से मनुस्मृति लाना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए ये जो है ना, ये सब इसके दिमाग की उपज है। आरएसएस कभी ऐसा नहीं सोचती उसमें कोई भी जा सकता है। मेरी दृष्टिकोण से मैंने जो देखा कांग्रेस के अंदर, उसमें ये कहा जाता है कि पहले खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य से भेजा। इतनी पवित्रता थी उन विचारों में, लेकिन जब से हम साधु बने तब से हम वासे विठो अर्धव्रत हो गए, हमने अपना जीवन बदल लिया। अब हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है समझिएगा। आज के आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उनका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म है सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, समाज की चेतना को ये सुप्त करना चाहते हैं। ये धर्म के नशे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं। ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। अब दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, अब हमें अपडेट होना पड़ेगा। हमारे देश का बच्चा 5 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है सुंदर पिचाई, इस मोबाइल के सारे कंटेंट को पढ़ चुका, रट चुका है वो। और क्या चेंजेस करना है दुनिया में, ये सब हो सकता है अगर हम मोबाइल से वोट ले आए और नोटा को प्रत्याशी बना दें। मैं गारंटी करता हूँ हमारा ये अरबों खरबों और ये जो हिंसा मारकाट होती है सब खत्म हो जाएगी और एक नए भारत का अभ्युदय होगा। युवा भारत जो सारी दुनिया के साथ कदमताल करेगा, जापान, जर्मन, कनाडा, अमेरिका, सबके साथ हम चलेंगे और उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे, इसकी जरूरत है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, बीजेपी सरकार लगातार ये कहती है कि हमें जनता मजबूत करती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार किधर है, प्राइवेट कंपनी है साहब। ये सारे, अब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, क्या उसको नहीं पता किसान की दयनीय हालत के बारे में है? वो तो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आज 3.5 लाख से ज्यादा किसान हमारे समर्थन में हैं और इस बिल का फायदा उठा रहे हैं। ये भी मेरे 64 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ। आंदोलन कौन लोग करते हैं? जिन्हें सरकार से शिकायत होती है वो करते हैं ना। सरकार खुद आंदोलन करेगी और समर्थन में या मेरी कोई प्रतिस्पर्धा का विषय? वो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा था, संगठन का महामंत्री है वो, कि आप भाई साहब मुझे आगे देश करो, मैं 1 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंचूंगा। मतलब क्या युद्ध का मैदान है क्या ये? अरे उनकी पीड़ा सुनो किसानों की, उनके दर्द को समझो, संवेदना पैदा करो। सड़कों पे खुले आकाश के नीचे कैलाश बाबू और नरेंद्र सिंह 2 दिन बैठ जाएंगे ना, तीसरे दिन एम्स में भर्ती होना पड़ेगा, गारंटी करता हूँ, गारंटी। 2 दिन खुले आकाश के नीचे इस सर्दी के मौसम में रह जाए, दोनों एम्स में भर्ती हो जाएंगे। लिख लो आप, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसान होना और किसान दिखना दोनों अलग बात है। क्या कारण है कि सरकार का दिल नहीं पिघल रहा है? सॉरी, सरकार का मन और दिल नहीं पिघलने लग रहा है? अगर उसने इतना कष्ट नहीं झेला होता, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, 25 जून 75 को जब इमरजेंसी लगी, कांग्रेस के लोगों ने उसके ऊपर जब षड्यंत्र करके मीसा में बंद करना चाहा, वो नकली सरदार बन के कच्छ भाग के आदिपुर रहा था 21 महीने तक। अब उसके अंदर वो जो प्रतिशोध की ज्वाला वो धधक रही है, वो तो
ये कांग्रेस में जितने लोग हैं उन सबको इधर लेकर के जिन्होंने उनको परेशान किया था, वो शूट टू किल, खून का बदला खून, ऐसी उसकी भावना है। उसके दिमाग में एक खूनी वायरस है। आपने देखा होगा 2002 में गुजरात दंगे के दौरान असंख्य लोगों को उसने मौत की नींद सुलाया एटीएस के थ्रू। दिल्ली में भी यही करना चाहता था वो। 2020 की बात बता रहा हूँ। अमूल्य पटनायक हाथ जोड़ के खड़ा था। बताओ आप, एक आईपीएस 15 लाख बच्चों में से निकल के आता है, उसको कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना चाहिए, लेकिन वो भूल गया, क्योंकि पोस्टिंग तो गृह मंत्रालय करता है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे कि पावर डेलीकेट कहाँ से होता है, ट्रांसफर कहाँ से होता है, तब तक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो ही नहीं सकता। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को प्रार्थना करता हूँ, आप लोग एक पुस्तक पढ़ें, द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा इस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेसी हों या बीजेपी वाले हों, इन्होंने देश के हित में कभी नहीं सोचा। देश के हित में सोचते तो जिनके लिए ये कानून बना रहे थे उनके साथ सीधी बातचीत करते। एक संगठन इनका पिट्ठू तोता भारतीय किसान संघ इनके पक्ष में, बाकी सारे खिलाफ हैं। बात समझिएगा आप, मैं गारंटी करता हूं इस तीनों संशोधन में सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने की नीयत साफ झलकती है, साफ। इसमें किसानों का कोई हित नहीं है और इसमें देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं उस पर तेजाब डालने का काम कर रहा है। इसको तत्काल रिजेक्ट करना चाहिए और मिस्टर बोबड़े को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको 302 का नरेंद्र को आरोपी बना के समन भेजना चाहिए, तलब करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए इसको। इससे इस्तीफा दिलवाकर कि तुम जेल के काबिल हो, तुम पंत प्रधान के पद पे नहीं बैठ सकते। ये उसकी ड्यूटी है बोबड़े की, क्योंकि जब ये दोनों गलतियां करते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तो न्यायपालिका को अंकुश लगाना चाहिए। मीडिया का काम सिर्फ दर्पण की तरह होता है, धुंध उठा के दिखाता है, इससे ज़्यादा भूमिका नहीं है मीडिया की। ये जबरदस्ती नैरेटिव चलाता अमित शाह की मीडिया चौथा स्तंभ है। किधर से चौथा स्तंभ है? तुमने तो मीडिया को गोदी मीडिया बना लिया। तुम जो चाहते हो वही तुम्हारा नैरेटिव चला रहा है मीडिया। असली सूचनाओं को छुपाया जा रहा है। अरे उधर देखो आकर के आप, सारे बॉर्डर पे किसान लोग कैसे दर्द के साथ जीवन जी रहे हैं। थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ी सी भी इंसानियत है नरेंद्र भाई में, तो उनको इस्तीफा दे करके वापस अपने घर चला जाना चाहिए कि मैं देश नहीं संभाल सकता। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।